हाय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 7। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हूं एकता सोनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम क्या क्या करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे रीकैप यस्टरडे सेशन का, या फिर जो भी अब तक हो चुका है हमारा उसका क्विक रीकैप करेंगे। एंड देन आज मैं आपको एंटीबॉडी डायग्राम के बारे में बताऊंगी। अगेन दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। ये छोटी सी वीडियो होगी जिसमें आपको एकदम सटीक जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखना। जल्दी से शुरू करते हैं। हम रीकैप कर लेते हैं फटाफट हमने अब तक क्या क्या किया है। हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था बच्चों, तो हमने हेल्थ के बारे में सबसे पहले सीखा था कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ होता है किसी भी इंसान को हम हेल्दी तब बोल सकते हैं जब वो सोशली, मेंटली, फिजिकली तीनों रूप में हेल्दी हो। WHO ने ऐसा बोला है कि ऐसे ही हम किसी इंसान को हेल्दी बोल सकते हैं जो इन तीनों पैरामीटर्स पे बिल्कुल खरा उतरता हो। ठीक है, अब ये कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमारी हेल्थ अफेक्ट कर सकती है। जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लाइफस्टाइल हमारी पुअर हो सकती है, इसकी वजह से हमारी हेल्थ इफेक्ट कर सकती है। डिसीज़ क्या होता है, पैथोजन क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। पैथोजन जो हमें बीमारी कॉज करते हैं। डिसीज़ हमारी दो टाइप की हो सकती है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस होती है जो एक दूसरे में फैल सकती है, नॉन इन्फेक्शियस फैलती नहीं है जैसे कि कैंसर। और इन्फेक्शियस होता है जैसे कि कॉमन कोल्ड है ना, वो फैल जाता है। डिसीज़ में इतने सारे फैक्टर्स हैं, इतने सारे वो हैं हमारे पास में कॉजेटिव एजेंट्स जिनकी वजह से हमें कोई बीमारी हो सकती है। बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकती है, इट कैन बी वायरल, इट कैन बी फंगल, हेलमिंथी और प्रोटोजोअन, कोई भी टाइप की डिजीज़ वो हो सकती है। टाइफॉइड के बारे में हमने पढ़ा था, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है और इसके लिए हमें विडाल टेस्ट करवाते हैं। कॉलेरा के लिए हम विब्रियो कॉलेरी नाम का एक बैक्टीरिया, उसके बारे में पढ़ा था। न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिलिन, इन्फ्लुएंजा नाम के बैक्टीरिया की वजह से न्यूमोनिया भी होता है, जो कि किसको अफेक्ट करता है, एल्वेलाइज को अफेक्ट करता है, जो कि एयर फिल्ड सैक्स होते हैं हमारे। सीवियर कंडीशंस जब हो जाती है तो न्यूमोनिया में इस तरीके का हो जाता है कि जो नाखून होते हैं वो ब्लूइश कलर के दिखने लगते हैं। कॉमन कोल्ड हमेशा एक राइनो वायरस की वजह से होता है, तो वायरल डिजीज होती है और ये फैलने के चांसेस है, तो इन्फेक्शियस डिजीज भी है ये। और इसके अलावा हमने हेलमिंथी डिजीज़ में बात करी थी, एस्केरियसिस के बारे में बात करी हमने। एक्चुअली में क्या होता है, ये इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज कर देता है, इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह यहाँ पर होती है। ये इस तरीके का देख सकते हो, स्टमक पेन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। एलिफेंटियसिस के अंदर, जिसको फाइलेरिसिस भी बोलते हैं, और इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो वुचेरिया होता है, वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई और वुचेरिया मेलाई होता है, राइट। तो इनकी वजह से फाइलेरिसिस डिजीज़ भी हमें हो सकती है और ये लिम्फेटिक वेसल्स में बहुत सालों तक रहते हैं। इस वजह से पैर जो है लोअर रीजन्स में होता है, बॉडी के लोअर रीजन्स में, इसलिए पैर जो होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हाथी जैसे लगने लगते हैं, इसलिए इसको हिंदी में हाथी पांव डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, रिंगवर्म जो होता है वो दाद होता है, जो कि जनरली फंगी से होता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, यहाँ वाले फंगी जो है इसको कॉज करते हैं। ये देख सकते हो आप यहाँ पर डायग्राम है ना। प्रोटोजोअन डिजीज में सबसे मेन था हमारा मलेरिया, जिसका पॉजिटिव एजेंट हमारा था प्लाज्मोडियम, एंड इसकी 4 स्पीसीज थी। जो सबसे खतरनाक होती है वो फेल्सीपेरम होती है, जो सबसे कॉमन होती है वो वाइवेक्स होती है। इसके अलावा हमने इसका लाइफ साइकिल पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आते हैं यहाँ से। उसके बाद में हमने NCERT रीडिंग भी लगाई थी। इसके बाद में हमने अमीबियासिस भी किया था। इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन किया था। एक तो होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है बच्चों हमारे पास में कौन सी इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक्टिव कौन सा होता है, पैसिव कौन सा होता है, नेचुरल एक्टिव कौन सा है, आर्टिफिशियल एक्टिव, नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फैक्टर्स बताए थे मैंने आपको, मेमोरी वगैरह। आज हम करते हैं एंटीबॉडी डायग्राम, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो है वो इन्हीं की हेल्प से हमें एक्चुअली किसी भी बीमारी से लड़ने में हेल्प मिल रही है, राइट। एंटीबॉडी ही है जो कि हमारे जो पैथोजेंस आते हैं बच्चों, उनके खिलाफ लड़ने में बहुत हेल्पफुल रहती है ना। अपनी बॉडी में सेना क्रिएट करती है कि हम उसको मार सके पैथोजन को। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर देख रहे होगे तुम, ऐसे वाई जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, राइट। वाई जैसी स्ट्रक्चर है और 2 चेन्स है यहाँ पे। एक है आपको दिख रही है बहुत लॉन्ग चेन है, एक छोटी चेन है। ठीक है, जो लॉन्ग चेन होती है उसको हैवी चेन बोलते हैं, जो छोटी चेन है इसको हम लाइट चेन बोलेंगे, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। ये NCERT का डायग्राम है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। NCERT के अंदर भी खोलकर ज़रूर बैठिएगा NCERT जब भी हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, आया हुआ भी है PYQ, कि जो हैवी चेन होती है और लॉन्ग चेन होती है वो आपस में इनमें एक्चुअली में बॉन्डिंग कौन सी प्रेजेंट होती है। तो बॉन्डिंग बच्चों यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या मैं लिख दूँ यहाँ पर बॉन्डिंग जो होती है वो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है।
डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो होते हैं ना बच्चों, ये होते हैं। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं हम इसको, वो भी बता देती हूँ। 2 सल्फर है यहाँ पे, ठीक है, दोनों सल्फर के बीच में बॉन्ड है और वो ब्रिज जैसा लग रहा है, ठीक है, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे इसका फॉर्मूला, मतलब एक तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला बेसिस के हिसाब से हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 2 हैवी चेन है ना, और 2 लाइट चेन है, तो H2L2 के हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट इज़ H2L2 एंटीबॉडी का एक डायग्राम होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो लाइट चेन है और जो डार्क हैवी चेन है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। अब एक ना पर्टिकुलर इसका ये इस तरीके का सिनेरियो है जिसमें आके एंटीजन बाइंडिंग साइट है ना, तो इस एंटीबॉडी में एंटीजन आके फिट होएगा। जनरली तो ऐसा ही होता है ना, इम्यूनिटी वर्क कैसे करती है हमारी बॉडी की, पैथोजन आया, पैथोजन हमारे लिए एक एंटीजन है, ठीक है, हमारी बॉडी उसे जानती नहीं है, वो कोई और ही पैथोजन, कोई और ही ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी के लिए अननोन है, तो बॉडी तो एक्ट करेगी उसके लिए। तो जो अननोन ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में आया है उसको हम एंटीजन बोलते हैं, और उस एंटीजन से लड़ने के लिए जो बॉडी बना रही है, बॉडी उसके लिए कुछ आर्मी क्रिएट कर रही है, वो आर्मी है ये एंटीबॉडी, ठीक है। अब एंटीबॉडी आर्मी है, तो आर्मी को तो अपने दुश्मन से लड़ने के लिए सेना तो ऑब्वियसली क्रिएट हो रही है, तो सेना कुछ तो करेगी ना, अपने दुश्मन से लड़ने के लिए उसके पास तो जाएगी ना, दूर खड़े खड़े कैसे लड़ लेगी। तो दोनों की रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी है, एंटीजन दुश्मन मतलब, और एंटीबॉडी यानी कि सेना, है ना, वो दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में। और जब वो दोनों रिएक्ट करती है, पता है क्या होता है, ये जो आपको दिख रही है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है जो एंटीबॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती है। यहाँ आएगा एंटीजन और इसमें फिट हो जाएगा, क्या बोल रही हूँ, यहाँ आएगा एंटीजन और यहाँ ऐसे फिट हो जाएगा। इस तरीके से एंटीजन जो होता है बच्चों यहाँ फिट हो जाता है एंटीबॉडी के पास में, ठीक है। अब एंटीबॉडी के पास एंटीजन फिट हो जाएगा तो इनके बीच की रिएक्शन को बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। तो जो आपको ये दिख रही है एंटीबॉडी के ऊपर जो साइड दिख रही है एंटीजन बाइंडिंग साइड, इसको बोलते हैं बच्चों पैराटॉप, ठीक है। ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं गिवन है आपको, है ना, लेकिन आपको बस पढ़ लेनी है कि इसको क्या बोलते हैं, पैराटॉप बोलते हैं। मैं फिर से लिख देती हूँ, पैराटॉप है कौन सी, एंटीजन बाइंडिंग साइट जो कि एंटीबॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, जो एंटीजन के ऊपर भी प्रेजेंट होती है कुछ साइट, ऐसी ही साइट एंटीजन के ऊपर भी प्रेजेंट है, तभी तो वो जाके फिट होएगा ना। इसको ऐसे क्यों समझो, इसको ऐसे समझो ना कि मान लो तुम्हारे पास एक चाबी है, ठीक है, और एक ताला है, तो चाबी में एक पर्टिकुलर ऐसे डिज़ाइन बनी होती है और ताले में भी सेम डिज़ाइन बनी होती है ताकि वो चाबी उसी ताले में जाके फिट हो पाए। ऐसा कभी हुआ है कि एक ताले की चाबी दूसरे ताले में लग गई हो, नहीं होता ना, क्योंकि उनके अंदर से पर्टिकुलर डिज़ाइन, उसका फ्रेमवर्क ही ऐसा होता है कि वो चाबी उसी ताले के लिए बनी हुई है। सेम थिंग हैपन हियर कि ये वाला जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है ये एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के लिए है। एक मान लो एंटीजन के पास ये डिज़ाइन है तो सेम डिज़ाइन एंटीबॉडी के पास भी होगा ताकि दोनों बाइंड हो पाए, इनके बीच की रिएक्शन हो पाए और एंटीजन्स खत्म हो पाए, ठीक है। अगर सेम नहीं हुआ तो एंटीबॉडीज़ कोई काम नहीं आएंगी, तुम्हारी इम्यूनिटी काम नहीं आएगी, फिर बीमारी रह जाओगे तुम, ठीक है। इसलिए जो एंटीबॉडी के पास में जो साइट्स प्रेजेंट हैं, सेम साइट एंटीजन के पास भी होने चाहिए। तो जो एंटीजन के साइट्स होते हैं बच्चों उनको बोलते हैं हम एपिटोप, राइट, एपिटोप, है ना। ये पैराटोप होता है, ये एपिटोप होता है, दोनों में फ़र्क समझ में आया। एपिटोप क्या होता है, जो एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट साइट है, और जो एंटीबॉडी पे प्रेजेंट साइट है वो पैराटोप है। एपिटोप और पैराटोप इन दोनों के बीच होती है रिएक्शन, इसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये है कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। क्वेश्चन आता है डाइसल्फाइड बॉन्ड पे, क्वेश्चन आता है कि कितनी चेन होती है H2 और L2। आपको पता है हमारी ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो हमारा ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, कितने टाइप की एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं। एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारी, ग्लोबिन प्रोटीन होती है, एक्चुअली प्रोटीन की मॉलिक्यूल्स ही हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है हमारे पास में, ग्लोब्यूलिन ये एक प्रोटीन होता है हमारे पास प्रेजेंट, ठीक है। तो ये ना, इसको हम इस तरीके से शो करते हैं, IG, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है ये, और ये कैपिटल G लगाया, कैपिटल G हमारे पास एक एंटीबॉडी है कैपिटल G नाम की। फिर होती है एक IgA
IgM, IgD, IgE, ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन करी हुई हैं, ये पांचों टाइप की हैं। गम दे, आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद कर लेना, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, गम दे, ठीक है। ये एंटीबॉडीज आपके ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट है और हर एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज की जो पहले, अभी के टाइम पर तो इतने क्वेश्चंस नहीं आते इसके ऊपर, बट फिर भी पहले आए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना, थोड़े से पुराने प्रीवियस ईयर, तो आपको ज़रूर ये टर्म्स वहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब के टाइम पर एनटीए नहीं पूछता है ऐसी कोई भी चीज़, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों एग्लूटिनेशन की, व्हाट इज एग्लूटिनेशन? एग्लूटिनेशन वही है जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में आके रिएक्ट करते हैं। मतलब जब एपिटोप एंड पैराटोप आपस में आके एकदम बंध जाते हैं ना, जब उनके बीच में एग्लूटिनेशन, नाम में दिख रहा है एग्लूटिनेशन, राइट, तो दोनों आपस में जाके रिएक्शन करते हैं, उसको एग्लूटिनेशन कहते हैं। तो व्हाट इज एग्लूटिनेशन? एग्लूटिनेशन इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, दैट इज ऑल। इतना सिंपल सा है, बस वर्ड उसमें अलग दे दिया, ठीक है। एक वर्ड आपको ये शो किया गया, ऑप्सोनाइजेशन। ये क्वेश्चन भी पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पुराने पेपर्स होते हैं ना, उसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले नीट नहीं होता था। पहले नीट से हर एक लाइक स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते थे। एम्स का एग्ज़ाम अलग होता था, जिपमर का अलग होता था, है ना, और AIPMT अलग होता था, RPMT अलग होता था, मतलब अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे। तो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर ये पूछा हुआ है ना, एम्स में भी पूछा हुआ है मे बी। तो अब क्या हो गया, अब सारे एग्जाम को मर्ज करके नीट ही बना दिया गया है। तो अभी आपको शायद देखने को ना मिले ये, लेकिन पहले के पेपर्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन हम याद ही कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, तो फिर एक दो टर्म्स हम सेफ्टी के लिए देख ही लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। ऑप्शनाइजेशन में देखो, ऑप्शनाइजेशन में होता है बच्चों टैग ऑफ प्रोटीन ऑन एंटीजन विच हेल्प्स इन फेगोसाइटोसिस। क्या लिखा है, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। देखो क्या होता है, मान लो ये तुम्हारा ब्लड है, ठीक। अब ब्लड में ना ये है एंटीजन, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंट आ गया। एंटीजन क्या है? पैथोजन, जो हमें बीमारी कॉज करने आया है। और ब्लड स्ट्रीम में ही क्या होती हैं? एंटीबॉडीज होती हैं। ये लो, ये वाई बना दिया, एंटीबॉडीज बना देते हैं फटाफट, ठीक है। ये लो, ये हमने बना दी बच्चों एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी इस ब्लड स्ट्रीम में है और ये क्या है? एंटीजन ब्लड स्ट्रीम में पड़ा हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा, बॉडी को पता कैसे चलता है कि भाई एंटीजन आ गया और यही है वो एंटीजन, यही है वो सेल? बैक्टीरियल सेल को कैसे पहचान लेगा ये? हमारी बॉडी की सेल्स भी हैं वहाँ पे, बैक्टीरियल सेल्स भी हैं, तो क्या कैसे समझ में आएगा? हमें कैसे पता चलेगा? अगर मान लो मुझे कोई ऐसे बोले कि इस पर्टिकुलर जगह पे तुम्हें आना है, ठीक है, मुझे कोई होटल का नाम बता दिया कि इस होटल पे तुम्हें आना है, मैं ऑब्वियसली उस एरिया में जाके क्या करूँगी? होल्डिंग्स चेक करूँगी ना, कि भाई होटल के ऊपर कोई तो होल्डिंग लगी होगी कि हमारा होटल ये है, तभी तो हम अंदर एंटर कर पाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा? वहाँ पे तो बहुत सारे होटल्स हो सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमें कहाँ जाना है ना, हमारा टारगेट साइट कहाँ है? दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, कि इस टारगेट साइट को, यानी इस पैथोजन की सेल को पहचानने के लिए इस एंटीबॉडी पता है क्या करती है? एंटीबॉडी यहाँ पर ना एक फ्लैग लगा देती है, झंडा लगा देती है, इसको पता लग जाता है, मतलब एक निशानी लगा देती है कि भाई ये रही मैं, ये झंडा लगा देती है, ये है निशानी, ये है टैग, प्रोटीन का टैग है, एंटीबॉडी ने लगाया है इसके ऊपर, प्रोटीन टैग है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी को पता लग जाता है कि दिस इज़ द एंटीजन एंड उसको इसे किल करना है ना, एंड दिस इज़ द टारगेट साइट ऑफ दिस एंटीबॉडी। अंडरस्टूड? तो इतनी सी चीज़ होती है बच्चों, इसको बोलते हैं हम ऑप्शनाइजेशन। ये जो झंडा लगाने की प्रोसेस थी ना, यहाँ पे प्रोटीन का टैग लगाने की प्रोसेस थी, ये टैग लगाने की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ऑप्शनाइजेशन। दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ ऐसे तो डेप्थ में पढ़ने को तो बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी छोड़ के इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को अगर डेप्थ में पढ़ने लगे तो ये ख़त्म भी नहीं होगा, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को। लेकिन हमें बस रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी है, रेलेवेंट बातें ही पढ़नी है, ताकि आपको शॉर्ट टाइम में, क्योंकि टाइम की तो कमी है ना आज की दुनिया में, कम टाइम में ज़्यादा जानकारी मिल जाए, कम टाइम में बिल्कुल सटीक जानकारी मिले, जिससे हम सवाल बढ़िया से बना पाएँ। क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है? क्वेश्चंस बढ़िया से बन जाने चाहिए, हमारे हर क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो वही चीज़ टारगेट करो ना, जो चीज़ पूछी है एग्ज़ाम में। एनटी वाले बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भैया एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके आगे से हम कुछ पूछेंगे नहीं। फिर भी कहाँ घुस जाते हैं? मॉड्यूल्स में घुस जाते हैं हम, है ना, कि क्या पता
क्वेश्चन आ जाए। अरे आएगा तो 90 में से एक क्वेश्चन आएगा बाहर से, बाकी के 89 क्वेश्चन रेडी हैं क्या? बाकी के 89 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं और आजकल तो 90 के 90 भी एनसीईआरटी से आते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर बच्चों कि आप लोग वही पढ़ रहे हो जो आपको रेलेवेंट है। एक्स्ट्रा जानकारी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर बनोगे तो पूरी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा जानकारी ही लेनी है आपको, ठीक है? तो अभी उतना पढ़ो जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि वही ख़त्म नहीं होता एक्चुअली, दूसरा कहाँ से लाएं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप सो कि ये छोटा सा प्यारा सा लेक्चर आपको हेल्पफुल रहा होगा, कॉन्सेप्ट आपका चमका होगा, है ना? हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया, कम टाइम में इसको सॉल्व किया, ताकि आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ही वीडियो मिले, ठीक है? ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो वैसे ही आप परेशान हो जाओगे, इसलिए मैंने टॉपिक वाइज आपके लिए वीडियोज़ बनाई हैं। आप कल की वीडियो भी जाके देख सकते हो, कल की वीडियो भी आपको कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताया गया है, ठीक है? तो आई होप सो बच्चों की आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं कल की वीडियो में।